जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वूक विंगू और यान मो के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी और ये सब कुछ ऊपर से जुओफान देख रहा था। उसकी आंखों की कोरों में हल्की सी सनसनी दौड़ गई, उसका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन एक चमक भी आ गई थी। ये वू छिंगचू सच में कमाल का है। उसके ताइकिंग क्षेत्र ने न सिर्फ यानमो की ज्वालामी लहरों को रोक दिया, बल्कि उसे खुद में समाहित भी कर लिया। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया, बदल दिया। जुओफान मन ही मन सोचने लगा। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ ने तालियां बजाई, कुछ स्तब्ध थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि यनमो की इतनी ताकतवर तकनीक जो उसके यिन और यांग की आग से बनी थी, वो बस कुछ ही पलों में वू चिंगचू के ताइकिंग क्षेत्र में मिलकर उसका हिस्सा बन गई। वू चिंगचू अब भी शांत भाव से खड़ा था, मानो ये सब एक सामान्य बात हो, पर उसकी सांसें जरूर कुछ तेज थीं, जिससे पता चलता था कि यनमो की तकनीक ने उसे हल्का सा झटका जरूर दिया था। यनमो ने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हारा ताइकिंग क्षेत्र ये कोई डाल नहीं, बल्कि एक गहरी नदी है, सब कुछ बहा ले जाती है। वू चिंगचू हल्के से मुस्कुराया। भाईयान, नदी कभी लड़ाई नहीं करती, पर अगर कोई उसमें गिर जाए तो बाहर निकलना आसान नहीं होता। इतना कहकर वू चिंगचू ने दोनों हाथ उठाए और उसके पैरों के नीचे का यिन यांग ताइची चक्र और तेजी से घूमने लगा। अब उसमें सिर्फ हवा और पानी नहीं, बल्कि तलवारों की परछाइयां भी चमकने लगी। तैयार हो जाओ, अब मेरी बारी है। बोलते ही वू चिंगचू के चारों ओर की हवा में एक तेज गुर्राहट गूंजने लगी। तलवारों की परछाइयां अचानक तेज हो गई और सीधे यानमो की ओर बढ़ने लगी। यानमो ने तुरंत अपनी यिन यांग ज्वालाओं को फिर से इकट्ठा किया और अपने चारों एक रक्षक दीवार बना ली। लेकिन जैसे ही पहली तलवार ने उस दीवार से टकराई, आग की दीवार में एक गहरा सुराख हो गया। ये तलवारें आग को काट रही हैं? यनमो चौंक गया। जोफान अब भी ऊपर से ये सब देख रहा था। उसने धीरे से सिर हिलाया। वू चिंगचू की ये तकनीक, ये साधारण तलवार तकनीक नहीं, ये टेकिंग सेक्टन की मूल आत्मा है। किसी भी चीज को शांत करना, उसे अपने भीतर समाहित कर लेना। नीचे मैदान में अब रक्षात्मक हो गया था। लगातार तलवारें उस पर गिर रही थीं और हर वार के साथ उसकी यिन यांग ज्वालाएं कमजोर पड़ रही थीं। वू चिंगचू की आवाज आई, भाईयान, अगर तुम मान जाओ तो अभी भी पीछे हट सकते हो। यमो ने दांत भींच लिए। कभी नहीं, मैं डेविल डाओ से हूँ, हार मानना हमारे खून में नहीं। और तभी यानमो ने एक जोरदार चीख मारी और उसकी यिन और यांग ज्वालाएं आपस में टकराकर विस्फोट करने लगी। मैदान थर्रा गया। एक और विशाल अग्नि लहर मैदान में फैल गई, जिसने पूरा टाइकिंग क्षेत्र हिला दिया। कई एल्डर और दर्शक स्तब्ध रह गए। जुओफान की आंखें चौंधिया गई। उसने यिन यांग ज्वालाओं का आत्म बलिदान कर दिया। ये आत्मघाती हमला है। वू चिंगचू भी चौंका, लेकिन वह शांत रहा। तेची का चक्र और तेज हो गया और उसने उस विस्फोट की शक्ति को अपने अंदर खींचना शुरू किया। गड़गड़ा! पूरे मैदान में उजाला भर गया। सब कुछ जलता, डोलता, कांपता हुआ महसूस हुआ। फिर एकदम सन्नाटा। चिंगचू धीरे धीरे मैदान के बीच खड़ा था, शरीर घायल पर खड़ा। यनमो जमीन पर गिरा हुआ था, शरीर से धुआं उठ रहा था, पर उसकी आंखों में हार नहीं थी। अच्छा हुआ, यनमो ने कराहते हुए कहा, कम से कम पूरी ताकत से लड़ा। वू चिंगचू ने उसकी ओर देखा, फिर गंभीरता से सिर झुकाया। भाईयान, तुमने सम्मान से लड़ाई लड़ी। वू चिंगचू तुम्हारा सम्मान करता है। भीड़ में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे तालियों की गूंज उठी। इस लड़ाई में जीत वू चिंगचू की थी, लेकिन सम्मान दोनों का था। जब दो शक्तिशाली योद्धाओं की दुनिया टकराती है, तो या तो तुम बचते हो या मैं, और अगर तुम्हारा रिल्म टूट जाए तो समझो तुम हार गए। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब फ्लेम डीमन ने अपनी यिन और यांग की दोहरी अग्नि शक्ति से वूचिंग के टाइकिंग रिल्म पर हमला किया, तो वूचिंग ने सीधे मुकाबला करने की बजाय उस ऊर्जा को अपने अंदर खींच लिया। यही तो था डाओ टैक्टिक का असली रहस्य, शत्रु की शक्ति को खुद में समाहित करना। जोफान ये देखकर एकदम चौंक गया। उसके दिमाग में लुओलेशिया की लड़ाई याद आई, जहां उसने पर्पल लाइटनिंग को अपने अंदर समाहित किया था। उस समय वह सिर्फ चिंगयन बॉडीगार्ड की वजह से ही नहीं बचा था, बल्कि पर्पल लाइटनिंग के कुछ हिस्से को खुद में समाहित करने की वजह से भी बचा था। अब उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा, अगर मैं ये लिन के खिलाफ यही तरकीब अपनाऊं तो शायद उसे भी मात दी जा सकती है। उसका बर्निंग स्काई कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अगर उसे अपने अंदर खींच लिया जाए, उसे बाहर रखने की बजाय अपना हिस्सा बना लिया जाए। जोफान मुस्कुराया। ये तो मेरी पुरानी तरकीब है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। फिर उसने सोचा, अब की बार मुकाबला किसी जाल या फॉर्मेशन से नहीं है, सामने एक जीवित इंसान है। इस बार अनुकूलन यानी अडेप्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी कुंजी होगी। फिर भी ये एक बड़ा आइडिया था। नीचे जमीन पर जंग जारी थी। फ्लेम डीमन ने नई चाल चली। उसके हाथों की मुहरें बदली और उसकी नीली लाल आग से बनी एक पागल अजगर जैसी शक्ति टेकिंग क्षेत्र को चारों तरफ से घेरने लगी। फिर उसने जोर का हमला बोला, जिससे वह पूरा क्षेत्र उसकी आग की दीवार में दबने लगा। टेकिंग रेल्म में चारों तरफ जलती हुई यिन और यांग आगों ने उसे खा जाना शुरू कर दिया, मगर वू चिंगचू शांत था। उसकी आंखें ध्यानमग्न। उसने तेजी से मुहरें बदली। उसके पैरों के नीचे का ताइची चिन्ह तेजी से घूमने लगा।
और तेज हवाएं अग्नि को पीछे धकेलने लगी। फिर उसने चिल्लाकर कहा, संसार विशाल है, सबको समा सकता है, नदियां समुद्र में मिलती है। उसके शब्दों के साथ ही टेकिंग क्षेत्र एक पल में बिखर गया। फ्लेम डीमन की आग बिना किसी रोक टोक के उसके ऊपर गिरने लगी, मानो उसे पूरा निगल जाएगी। लेकिन ठीक उसी पल वू चिंगचू के पैरों के नीचे का Tai Chi चिन्ह फैलकर फ्लेम डीमन के पूरे क्षेत्र को घेरने लगा। अब बहुत देर हो चुकी थी। एक काले सफेद प्रकाश के साथ Tai Chi चिन्ह भंवर की तरह घूमने लगा और सारी आग को अपने अंदर खींच लिया। फ्लेम डीमन के पास अब अपनी शक्ति को वापस खींचने का कोई तरीका नहीं बचा था। पूरा दोहरा अग्नि अब वू चिंगचू के नियंत्रण में था। वो आसमान की तरफ देखता रहा, उसकी आंखों में हार की स्वीकारोक्ति थी। भाई वू, स्वीकार कर लो, तुम जीत गए। वू चिंगचू मुस्कुराया। भाई यान, ये बस सौभाग्य था। अगर तुम और जोर लगाते तो शायद। छोड़ो झूठी विनम्रता, फ्लेम डीमन ने उसकी बात काटी। तुम तो मेरी असली ताकत को भी संभाल सकते थे। तुम में और उन दो राक्षसों जोफन और येलिन में यही फर्क है, तुम संयमित हो, वो क्रूर। उसने जोफन और येलिन की तरफ देखा, दोनों निडर, कठोर और बिना झिझक के अपने दुश्मनों को खत्म करने वाले। वह जानता था इन दो लोगों से लड़ना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। फिर टाइकिंग सेक्ट और मोस सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स की लड़ाइयां शुरू हुई। कुछ कारणों से अब की बार किसी ने जानलेवा वार नहीं किया। सभी गंभीर रूप से घायल हुए मगर कोई मरा नहीं। जाओ देजू और उसकी टीम अर्थस्टिस सेक्ट बस रोते रहे। हमने क्या किया? हमने तो हार मान ली थी, फिर भी हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? अब आई तीसरी मुकाबले की बारी। इस बार सबको पता था ये लिन जैसे राक्षस के सामने जीतना मुश्किल है। पिछली बार उसने अकेले ही 9 डिसिपल्स को हरा दिया था। फ्लेम डीमन ने भी हार मान ली, लेकिन येलिन को तो और भी आगे जाना था। उसने जुओफान को चुनौती देने जैसा एक प्रस्ताव दिया, मगर वू चिंगचू ने उसे मना कर दिया ताकि यानमो की आत्मसम्मान बची रहे। लेकिन जब जाओ डेजू फिर से चालाकी करने लगा और सरेंडर करने ही वाला था, तभी येलिन का गुस्सा फूट पड़ा। एक साथ निकली और हेवन एंड अर्थ सेक्ट के 3 मुख्य डिसाइपल्स को जलाकर भस्म कर दिया। जाओ डेजू कुछ नहीं कर सका, डर से कांपता रहा। मो यानजोंग के खिलाफ अगले मुकाबले में हेवन एंड अर्थ सेक्ट ने सीधा एब्स्टेन कर दिया। हम नहीं खेल रहे। इस तरह दिन खत्म हुआ। तीनों मुकाबलों के समाप्त होते ही धीरे धीरे शाम होने लगी थी। मैदान के चारों ओर सन्नाटा छा गया था, लेकिन हर किसी के मन में एक ही नाम गूंज रहा था, ये लिन और फैक्ट। और मोस सेक्ट के बीच मुकाबले में अब हर कोई समझ चुका था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। जाओ डेजू का चेहरा मुरझाया हुआ था। उसके 3 मजबूत शिष्यों की जलती हुई लाशें अब भी उसके मन में सुलग रही थीं। लेकिन वो कर भी क्या सकता था? कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह तो एक राक्षसी योद्धा था जो रहम की भाषा नहीं जानता था। अब सबकी निगाहें टिकी थी आने वाले असली मुकाबले पर। कुछ बुजुर्ग एल्डर विस्पर्ड करने लगे, क्या ये दोनों टकराएंगे? अगर टकराए तो कौन बचेगा? इन दोनों के बीच की लड़ाई एक आम युद्ध नहीं होगी, ये एक रिल्म वर्सेस रिल्म युद्ध होगा। जोफन चुपचाप खड़ा था। वो इन सब मुकाबलों को देखकर अपनी रणनीति बना रहा था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, अगर मैंने पर्पल लाइटनिंग को पहले खुद में समा लिया था तो अब येलिन की आग को क्यों नहीं? अगर मैं उसकी ज्वालामुखी जैसी ताकत को आत्मसात कर सका तो शायद उसे हरा सकूं। वहीं दूसरी ओर शांत खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और पागलपन था। वो अपने भीतर जल रही आग को रोक नहीं रहा था, बल्कि उसे और भड़का रहा था। मैं जुओफन से लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। इस लड़ाई के आगे सभी दूसरी प्रतियोगिताएं फीकी पड़ने लगी थी। अब तक की रैंकिंग में पहले स्थान पर था टेकिंग सेक्ट, फिर मोयन सेक्ट और फिर हेवन एंड अर्थ जस्टिस सेक्ट। मुख्य एल्डर ने सबकी ओर देखा, हल्के से हाथ हिलाया और जमीन पर एक कदम रखते ही हवा में उड़ गया। उसके पीछे खड़े 2 पुराने द्वारपालों ने भी यिंजू तकनीक से सीमा द्वार को बंद कर दिया और गायब हो गए। मैदान के चारों ओर लोग आज की लड़ाइयों की चर्चा करते हुए खुशी से लौट रहे थे, लेकिन जाते जाते उनकी निगाहें बार बार मोर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की ओर उठ रही थी। उनकी आंखों में उत्साह था, मानो सोच रहे हों, क्या ये दोनों ब्लैक हॉर्सेस वाकई 3 बड़े सेक्स को चुनौती देंगे? ऊंचे मंच पर खड़ा गंभीर चेहरा लिए नीचे खड़े को घूर रहा था। अचानक येलिन ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, हल्की मुस्कान के साथ होंठ हिलाए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। बस होंठों की हरकत से साफ समझ आ रहा था, 3 दिन बाद मिलते हैं। येलिन टाइकिंग सेक्ट के लोगों के साथ चला गया। जोफान ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगा, मोस सेक्ट यहाँ तक आगे बहुत बड़ी जीत है, अब और ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी हलचल थी। कोई आम योद्धा नहीं था। उसके पीछे था बर्निंग हेवनी ड्रैगन, एक होली बीस्ट। इसके जैसे राक्षस से लड़ना एक जीवन मरण का खेल है, लेकिन उसके भीतर कुछ और भी था, एक खिंचाव, एक चुनौती की पुकार। अगर मैंने आज येलिन से लड़ाई नहीं की तो इस मन में हमेशा एक अधूरापन रहेगा। हम दोनों ही होली बीस्ट की ताकत के वारिस हैं। हमें तय करना होगा कौन है शिखर के सबसे करीब। उसकी आंखों में पहली बार जंग की आग जल उठी, खून खौलने लगा। शायद ये वही भावना थी जब 2 दरिंदे पहली बार आमने सामने आते हैं। तभी पीछे से आवाज आई, क्या जुओ भाई डर गए हैं? जुओफान ने चौंक कर देखा।
सामने खड़ा था। कौन सी आंख से तुमने देखा कि मैं डर गया? जोफा ने नाराज होकर कहा। वेंताओ मुस्कुराया। माफ करना भाई, मैंने बस देखा कि तुम्हारा शरीर हल्का कांप रहा था। सोचा डर गए हो। अब साफ दिख रहा है तुम डरे नहीं हो बल्कि उत्तेजित हो। यह अच्छा है। चाहे हारो या जीतो, पूरे दिल से लड़ो, यही असली तपस्या है। तूफान को थोड़ी सहानुभूति हुई। उसे समझ आया कि वेंटाओ की टीम ने बहुत कोशिश की थी 3 बड़े सेक्स को हराने की, लेकिन टीम युद्ध में खुद ही गंभीर रूप से घायल हो गए। तुम लोग वास्तव में बहादुर थे। सोर्ड गॉड सेक्ट वाकई में काबिले तारीफ है, जोफान ने धीरे से कहा। वेंटाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारा भागी नहीं था, लेकिन तुम्हारा अभी बाकी है। 3 दिन बाद अपने कदम पीछे मत खींचना। अगर आज पीछे हटे तो कल लक्ष्य कई कदम दूर हो जाएगा। जोफान ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी बात ने रास्ता साफ कर दिया। तभी अचानक एक परछाई बिजली की गति से आई और जोफान को पकड़कर उठ गई। उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। जब होश आया तो देखा सामने खड़ा था शिज़ो का पहला योद्धा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। जोफान के माथे पर पसीना आ गया। कहीं इसने ऑप्टिमस सोर्ड वाली बात पकड़ तो नहीं ली? जोफान के दिमाग में घबराहट दौड़ गई। अगर इसने पहचान लिया कि गड़बड़ मैंने की है तो मेरा तो काम तमाम है। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके मासूमियत से पूछा, वरिष्ठ आप फिर से मुझे यहाँ क्यों लाए? मैंने क्या गलती की? डेंचिंग शेंग ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने नहीं, वो 2 बूढ़ों ने गड़बड़ की है। उन्होंने होली स्पिरिट माइंड का दरवाजा बंद कर दिया है। जोंग ने बताया कि हर श्वांगलोंग मीटिंग में टीम युद्ध होली स्पिरिट माइंड वाले क्षेत्र में होता है ताकि डिसाइपल्स वहां की पवित्र ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें। लेकिन इस बार पुराने बुजुर्गों ने दोनों रास्ते सील कर दिए, टोंगचन पेविलियन वाला रास्ता भी। डेंचिंग शेंग ने गुस्से से कहा, अब अगर मुझे ऑप्टिमस सोर्ड चुपचाप चुरानी है तो यही मौका है, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जोफान डरते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो बुजुर्ग हैं, कोई आपको डिसाइपल मानेगा भी नहीं। यीरोंगडान से भी आपकी उम्र छिप नहीं सकती। चुप। मैं तुम्हारे शरीर में नहीं आना चाहता, मुझे तुम्हारी स्पेस रिंग चाहिए। मैं उसमें छुप कर अंदर जाऊंगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। अगले भाग में पढ़िए, क्या जोफान डेंचिंग शेंग की मदद करेगा? क्या इस चोरी का राज सामने आएगा? और क्या 3 दिन बाद वो येलिन से भिड़ने के लिए तैयार होगा?